हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन को जवाब देने के लिए पीएम मोदी जी ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला। अब ड्रैगन की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या फैसला लिया है मोदी जी ने, और साथ ही साथ बताएंगे जहां तुर्की ने शहबाज शरीफ को किया अपमानित। अब पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट ने इस मुद्दे पर कह दी है बड़ी बात। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां भारत के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बनाएगा रशिया, शेयर करेगा T-14 अरमाता की टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है दोस्तों, और मानते कि पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है भारतीय सेना। साथ ही साथ मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन को जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने लिया इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। अब ड्रैगन की खैर नहीं। जी हां, अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक लगने वाली भारत चीन की सीमा पर अब शी जिनपिंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA कदम तक नहीं रख सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा जवाब देने के लिए भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय के बारे में सुनते ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खेमे में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले पर मुहर भी लगा दी गई है। इससे अब चीन की खैर नहीं होगी। भारत सरकार के इस फैसले से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा सबसे बड़ा फैसला लिया है जिससे कि चीन में अभी से ही खलबली मच गई है। दोस्तों बता दें, वैसे तो जून 2020 में ही चीन की छल पूर्वक की गई गलवान घाटी में कार्रवाई के बाद से ही पीएम मोदी जी ने LAC पर सेना की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया था और इंफ्रास्ट्रक्चर का सीमा पर जाल बिछाने का काम शुरू हो गया था। पिछले 8 वर्षों में चीन सीमा पर कई हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के साथ ही 7 दर्जनों सुरंगों, दर्रों और पुलों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है। इससे सेना को क्विक एक्शन लेने में आसानी हुई है। मगर दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी जी ने, जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि पीएम मोदी जी ने चीन को चित कर देने के लिए 3 सबसे बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसले के तौर पर दोस्तों, चीन सीमा पर चप्पे चप्पे पर सैनिकों की तैनाती के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बोले तो ITBP के 7 नए बटालियन के गठन का ऐलान किया गया है। देश में पहली बार 24 अक्टूबर 1962 को ITBP का गठन किया गया था। आरंभ में इसकी सिर्फ 4 बटालियन ही थी। मौजूदा वक्त में इसकी 45 पलटने और 4 विशेष पलटने हैं। अब 7 नई बटालियन का गठन होने से LAC के हर एक पॉइंट पर सैनिकों की तैनाती हो सकेगी। इससे अति संवेदनशील इलाकों में सेना की गश्त बढ़ जाएगी और साथ ही चीन पर 24 घंटे बारीकी से नजर रखना और गुस्ताखी करने पर उन्हें तत्काल मुंहतोड़ जवाब देना काफी आसान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और पीएम मोदी जी का दूसरा सबसे बड़ा फैसला वो ये है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के चप्पे तक सेना के त्वरित कार्रवाई और पहुंच को मजबूत करने के लिए लिया गया है। इसके तहत ऑल वेदर टनल बोले तो शिंकुन ला टनल का निर्माण किए जाने का फैसला किया गया है। इस सुरंग के बनने से हर मौसम में 24 घंटे सेना के जवान LAC तक मूवमेंट कर सकेंगे। इससे आपातकालीन स्थिति में इस दुश्मन को जवाब देने के लिए सेना के बख्तर बंद वाहनों से लेकर पैदल सेना और युद्धक वाहनों को सीमा तक पहुंचाने में किसी भी मौसम में आसानी होगी। जी हां, अभी तक भीषण सर्दियों में सियाचिन और ग्लेशियर तक जाने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में सेना की कनेक्टिविटी कमजोर हो जाती है। मगर इस सुरंग के बनने से हर मौसम में सैनिकों और सैन्य वाहनों का आवागमन आसान हो जाएगा। सेना के लिए पीएम मोदी का यह फैसला सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, तीसरे फैसले की बात करें तो पीएम मोदी ने चीन सीमा से लगे भारतीय गाँवों के लोगों का सुविधाओं के अभाव में पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत सीमा के सभी गांवों का एकीकृत और हाईटेक विकास करने का फैसला किया गया है। इसके बाद गांव में ब्रॉडबैंड सेवा से लेकर पक्की सड़कें, 24 घंटे पानी, बिजली और हाइपर मार्केट की सुविधाएं भी मिलेंगी। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए भी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सीमा से ग्रामीणों के पलायन को रोका जा सके। इससे दुश्मन चीन पर भारतीय सेना को नजर रखने में आसानी होगी। ग्रामीणों का सहयोग चीन की घुसपैठ को रोकने में लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी के ये 3 सबसे बड़े फैसले हमने सबसे पहली और सबसे अहम खबर में बताया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मोदी जी के इन फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा हो सके आज शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। और हम समर्थन करते हैं मोदी जी के इस फैसले का, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां तुर्की ने शहबाज शरीफ को किया क्या अपमानित। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट ने कहा मुल्क को शर्मिंदा। जी
हाँ, तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशकारी भूकंप की वजह से अब तक 33,000 से ज्यादा लोग जाने गंवा चुके हैं। दुनिया भर के देश एकजुटता दिखाते हुए इस संकट की स्थिति में तुर्की और सीरिया की मदद करने में जुटे हैं। तुर्की पाकिस्तान का अच्छा दोस्त माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान ने भी तुर्की के साथ हमदर्दी दिखाने के लिहाज से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तुर्की दौरे की घोषणा कर दी थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भयंकर भूकंप से तबाह तुर्की ने पाकिस्तानी पीएम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद देश विदेश में पाकिस्तान की कूटनीति और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर आलोचना हुई थी। तो वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने शहबाज शरीफ के इस कदम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए कि मुल्क के लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाए। अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तानी भी अब इस हुकूमत के कदम पर मजाक उड़ा रहे हैं। पहले तो आपने तुर्की की ओर से सहमति के बिना यात्रा का अनाउंस कर दिया। सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाए। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवाई हो। 1999 में भी पाकिस्तान के साथ ऐसी ही घटना घट चुकी है। उस वक्त भी तुर्की में भीषण आपदा हुई थी और उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां जाने की कोशिश की थी। बाद में राजदूत और विदेश मंत्रालय ने उनसे अनुरोध किया था कि वो अभी नहीं आए। उसके बाद शहबाज शरीफ करीब एक हफ्ते बाद तुर्की का दौरा कर पाए थे। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बनाएगा रशिया। शेयर करेगा T-14 अरमाता की टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, रूस ने भारत के साथ मिलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक को बनाने की इच्छा जाहिर की है। रूस ने कहा है कि वो भारत के साथ अपने अत्याधुनिक टैंक T-14 अरमाटा की टेक्नोलॉजी साझा करने को भी राजी है। T-14 अरमाटा दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में से एक है। रूस की इच्छा भारत के साथ भविष्य के मुख्य युद्धक टैंकों के संयुक्त विकास में हिस्सा लेने की है। भारत के पास मुख्य युद्धक टैंक के रूप में अभी रूसी टेक्नोलॉजी से बने T-90 भीष्म और T-72 अजय है। भारत स्वदेशी तौर पर विकसित अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल कर रहा है। RIA नोवोस्टी समाचार एजेंसी ने रशियन फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर व्लादिमीर ड्रोजझोव के हवाले से बताया है कि रूसी पक्ष आधुनिक रूसी प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ भारतीय मुख्य युद्धक टैंक के संयुक्त विकास में भाग लेने की योजना बना रहा है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 एक्सपो के दौरान ड्रोजझोव ने बताया है कि भारत नए टैंक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा शुरू करने की योजना बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ अरमाटा यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर केंद्रित मुख्य युद्धक टैंक के विकास पर रशिया के साथ काम करने पर अक्सर चर्चाएं की गई है। ऐसे में दोस्तों रशिया के साथ इस डील को लेकर दोनों देशों को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व पीएम इमरान खान। कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका। बता दे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने बुधवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने संबंधित मामले की सुनवाई में शामिल न होने पर इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के जज राजा जवाद अब्बास ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मेडिकल आधार पर इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। हालांकि इमरान खान के वकील बाबर अयान ने कहा है कि इमरान खान पिछले साल उन पर हुए हमले से उबर नहीं पाए हैं और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए एक अंतिम मौका दिया जाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां इमरान खान को लेकर मरियम नवाज का सबसे बड़ा खुलासा, कहा वो जनरल बाजवा के नौकर थे। जी हां, बता दें पाकिस्तान में स्थिति जस की तस बनी हुई है। देश भर में लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। लोगों के पास खाने के पैसे तक नहीं है। पीएम शहबाज समेत उनकी पूरी सरकार दुनिया भर से झोली फैलाकर आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच शहबाज खेमा देश की बदहाली के लिए पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप लगा रहे हैं। पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर अब नवाज शरीफ की बेटी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चीफ आयोजक मरियम नवाज ने निशाना साधा है। मरियम नवाज ने इमरान के बाजवा को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा है, जिसमें इमरान ने बाजवा को सुपर किंग बताया था। उन्होंने कहा अगर उस समय जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या उनके नौकर थे? वे पाकिस्तान को श्रीलंका बनता हुआ देखना चाहते थे। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को लाहौर में मरियम नवाज ने अपनी पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें जहां अमेरिका के दो दुश्मन देश भारत के खिलाफ क्या बना रहे हैं प्लान।
ईरान के राष्ट्रपति 20 साल बाद पहुंच चुके हैं चाइना। बता दें, अमेरिका के दो दुश्मन देश चीन और ईरान एक दूसरे के लिए खूब दोस्ती दिखा रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मंगलवार को 3 दिवसीय चीन यात्रा पर गए हैं। चीन पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों पर कई मुद्दों को लेकर पश्चिम का दबाव है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 20 साल बाद ये किसी ईरानी राष्ट्रपति की यात्रा है। इब्राहिम रईसी की ये यात्रा दोनों देशों के लिए ही महत्व नहीं रखती बल्कि सीधे तौर पर भारत को भी प्रभावित करती है। ऐसे में जरूरी है कि भारत इस पर अपनी निगाह टिकाए रखे। भारत से अगर रिश्तों की बात करें तो ईरान से संबंध मित्रतापूर्ण रहे हैं। ईरान हमेशा भारत के साथ रहा है। चीन ने भारत को जब हिंद महासागर में घेरने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाया तो ईरान ही था जिसने चाबहार बंदरगाह का भारत को एक्सेस दिया। लेकिन ये यात्रा भारत के लिए चिंता की बात भी हो सकती है क्योंकि ईरान हर हाल में अमेरिका को घेरना चाहता है, जिसके लिए उसे चीन और रशिया की जरूरत होगी। चीन जिस ओर जाएगा पाकिस्तान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ेगा। पाकिस्तान, चीन और रशिया, इन तीनों देशों में चीन और पाकिस्तान से भारत के तनावपूर्ण रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। जिस अमेरिका को ईरान घेरना चाहता है उससे भारत के अच्छे संबंध है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, 30 सालों में पहली बार रूस ने उत्तरी बेड़े पर तैनात किए परमाणु बम। खतरे में आए नाटो के कई देश। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को युद्ध के 1 साल पूरे हो जाएंगे। इस बीच नॉर्वे की एक इंटेलिजेंस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। नॉर्वेजियन इंटेलिजेंस सर्विस द्वारा 13 फरवरी को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी नौसेना के उत्तरी बेड़े में युद्ध पोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। खुफिया एजेंसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में जहाजों पर हथियारों की मौजूदगी के बारे में बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल में ये पहली बार है जब रूसी नौसेना का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समुद्र में गया है। दस्तावेज में दावा किया गया है कि सोवियत काल के दौरान उत्तरी बेड़े के युद्ध पोतों ने अक्सर समुद्र में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात किया था, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ऐसी किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में मॉस्को के विशेष अभियान की शुरुआत के बाद से रूस के लिए परमाणु हथियारों का महत्व नाटकीय रूप से बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की सैनिक क्षमता कमजोर है, इसीलिए उसके लिए परमाणु हथियारों का महत्व काफी बढ़ गया है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि आने वाले वर्षों में रशिया नए परमाणु हथियारों को बनाना जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां यूक्रेन के साथ लड़ाई में रशिया ने झेला बड़ा नुकसान, इंटरनेशनल स्टडी में आधे से अधिक टैंकों के नष्ट होने का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, यूक्रेन के साथ करीब 1 वर्ष से चल रहे युद्ध के दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। थिंक टैंक विशेषज्ञ थिंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एक गणना के अनुसार यूक्रेन से लगभग 1 साल तक चली लड़ाई के बाद रूस की सेना के टैंकों के बेड़े का लगभग 40% नष्ट हो जाने का अनुमान है। द गार्जियन ने बताया है कि युद्ध में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख टैंकों के लिए ये आंकड़ा 50% तक बढ़ गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रशिया को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां चीन या भारत आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर किस देश को जाएंगे? पुष्प कमल दहल प्रचंड। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड पिछले साल दिसंबर में सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत का दौरा कर सकते हैं। मीडिया में आई खबरों के अनुसार दोनों देशों ने इस पर संभावना होते हुए चर्चा किया है। अधिकारियों ने कहा है कि प्रचंड ने सोमवार को विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात के दौरान भारत यात्रा के अपने इरादे के बारे में बताया। प्रचंड वैचारिक तौर पर चीन के करीबी माने जाते हैं, लेकिन देश की जरूरतों के लिए उन्हें भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। प्रचंड ने सत्ता संभालने के बाद अपनी विदेश नीति में चीन को काफी अहमियत भी दी है। सरकार द्वारा संचालित गोरखा पत्र अखबार के अनुसार हालांकि उनकी यात्रा की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। उनकी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने तथा व्यापार, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और वायु सेवा जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चाएं की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, प्रचंड ने पहले कहा था कि वो अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत की यात्रा करेंगे। भारतीय दूतावास ने सोमवार को कहा था कि विदेश सचिव क्वात्रा ने प्रधानमंत्री प्रचंड से मुलाकात कर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चाएं की हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां कनाडा में राम मंदिर की दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे, भारतीय दूतावास ने की कार्रवाई की मांग। बता दें, कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को भारत विरोधी नारों और भित्ति चित्रों से विरूपित किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मंगलवार को टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच करने और अपराधियों के
खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया कि हम मिसिसागा में भारत विरोधी भित्ति चित्रों के साथ राम मंदिर को विरूपित करने की कड़ी निंदा करते हैं। हमने कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच करने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि कनाडा में एक हिंदू मंदिर को भारत विरोधी चित्रों से विरूपित किया गया है। इसी साल जनवरी में कनाडा के ब्रैम्पटन में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर भारत विरोधी भित्ति चित्र बनाकर उसे विरूपित किया गया। टोरंटो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने गौरी शंकर मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की निंदा करते हुए कहा था कि मंदिर को विरूपित करने से कनाडा में भारतीय समुदायों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां तेजस की बिक्री को तैयार अपना भारत मिस्र अर्जेंटीना के साथ बातचीत जारी। जी हां, अर्जेंटीना और मिस्र भारत से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद में रुचि दिखाने वाले कई अन्य देशों में शामिल हो गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के चेयरमैन CV अनंत कृष्णन ने मंगलवार को एरो इंडिया 2023 से इतर कहा कि भारत तेजस विमानों की संभावित आपूर्ति के लिए अर्जेंटीना और मिस्र दोनों से बातचीत कर रहा है। HAL के चेयरमैन ने कहा कि मिस्र को 20 विमानों की आवश्यकता है, जबकि अर्जेंटीना ने 15 लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस भी शामिल हैं। HAL द्वारा निर्मित तेजस एक सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में संचालन करने में सक्षम है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब अपना भारत दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरे विश्व में नंबर 1 देश बन जाएगा, वो भी हर तबके में। जी हाँ, अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो मेरा भारत महान है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां IMF से कर्जा उठाने के लिए पाकिस्तान का टैक्स टेरर जनता पर डाला 170 अरब का बोझ। बता दें, पाकिस्तान की माली हालत इतनी कमजोर हो चुकी है दोस्तों जो किसी से छुपी हुई नहीं है। इन सब के बीच बुधवार को शहबाज शरीफ सरकार ने संसद में अपना मिनी बजट पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्जा उठाने के लिए पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर और दबाव बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए पेश किए गए मिनी बजट में पाकिस्तान आम जनता से लगभग 170 अरब रुपए वसूलने जा रही है। वित्त मंत्री इशाक डार ने नेशनल असेंबली में मिनी बजट पेश करते हुए जनरल सेल्स टैक्स यानी GST 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लग्जरी सामान पर 25% टैक्स बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सिगरेट और मीठे पेय पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी है। परफ्यूम पर भी 18% टैक्स बढ़ाया जाएगा। लैपटॉप, LED टीवी, LCD टीवी, स्मार्टफोन, iPad, जूसर, ब्लेंडर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 18% टैक्स बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, डार ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि देश के मौजूदा राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बेल आउट पैकेज को लेकर सरकार की हाल ही में IMF के साथ चर्चाएं हुई, जिसके बाद ये सहमति जताई गई है कि देश की लगातार गोते लगा रही अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान का मिनी बजट पेश होने के जस्ट बाद ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि ये बजट पहले से ही आसमान छू रही महंगाई को और बढ़ाएगा। उन्होंने फिच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पहले ही डाउनग्रेड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि कोई भी कमर्शियल बैंक या देश हमें लोन नहीं देगा और न ही यहाँ निवेश करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि बीमारी कैंसर की है लेकिन इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। ये स्थिति है पाकिस्तान की। यानी खुद दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती की है दोस्तों और शहबाज शरीफ सरकार को जमकर सुनाया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सिंगापुर में खोला गया 200 साल पुराना हिंदू मंदिर भारतीय प्रवासियों ने डाली थी नींव। बता दें, सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों द्वारा बनाए गए 200 साल पुराने मंदिर को जीर्णोद्वार के बाद दोबारा खोल दिया गया है, जिसे लेकर वहां रहने वाले भारतीयों में खुशी का माहौल है। रविवार को सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के सबसे पुराने हिंदू मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया है। इस मौके पर आयोजित समारोह में 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सिंगापुर में रविवार सुबह तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश लोगों के उत्साह पर पानी नहीं फेर पाई और हजारों की संख्या में लोग मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इनमें बड़ी संख्या दक्षिण भारत के श्रमिकों की थी। ऐसे में दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां CDS ने हल्के हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान। इन्हें जल्द ही सेना और
AFK में शामिल किया जा सकता है। जी हां, CDS जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो का दौरा किया। इस दौरान वो भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन पेवेलियन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कटिंग एज रिसर्च और नई तकनीक पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने हल्के हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। इन हेलीकॉप्टर्स को जल्द ही सेना और वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भी कल एरो इंडिया शो का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे आविष्कारों को देखा। सेना के अधिकारियों ने सेना प्रमुख को विभिन्न उत्पादों और उनके इस्तेमाल के बारे में जानकारियां दी। आर्मी चीफ को कर्नल विजय पांडे और कर्नल कुमार धर्मवीर ने सेना द्वारा किए गए आविष्कारों जैसे टूटे हाथ के इलाज के लिए एक्सटर्नल फिक्सेटर और त्रिशूल लिंक डिवाइस के बारे में जानकारी ली। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान की हालत से डरा चीन बंद किया इस्लामाबाद में अपने दूतावास का काउंसलर सेक्शन। जी हाँ, आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों चीन ने भी सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को दे दिया है, जबकि चीन पाकिस्तान का पक्का दोस्त कहलाता है। दोस्तों दरअसल चीन ने पाकिस्तान में अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया है। चीन ने इसका कारण तकनीकी वजह बताया है। चीन के इस कदम से पाकिस्तानियों को चीन का वीजा लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हाल ही में चीन ने पाकिस्तान में खराब होती सुरक्षा स्थिति के कारण पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। अब ऐसे में दोस्तों खुद संकट के समय में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा चाइना, तो आखिर क्या ही दोस्ती निभा पाएगा। ये चलते अगली खबर की तरफ, जहां BBC के ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर अमेरिका ब्रिटेन ने कह दी ये बात। बता दें, PM मोदी से जुड़े BBC की डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पिछले 22 घंटे से BBC के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा जारी है। सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की जांच को लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। ऐसे में BBC के ऑफिस पर जारी छापेमारी को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में BBC के ऑफिसों में इनकम टैक्स की रेड से हम अवगत हैं, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। तो वहीं ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा है कि BBC के दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। हालांकि इनकम टैक्स की रेड पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले फ्री राशन के साथ अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए भी। जी हाँ, अगर आप भी सरकार की फ्री राशन योजना के तहत गेहूं चावल आदि लेते हैं तो ये खबर ठीक आपके काम की है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार की तरफ से BPL राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय कार्ड धारकों को AAY 2 लीटर सरसों का तेल मुफ्त देने का ऐलान किया गया था। जून 2021 में तेल की कीमत बढ़ने पर सरकार ने राशन डिपो पर तेल का वितरण बंद कर दिया था। साथ ही उस समय तेल की बजाय कार्ड धारकों के खाते में 250 रुपए महीने भेजने की योजना बनाई थी। अब ऐसे लोगों के लिए एक और खुश करने वाली खबर आई है। अब सरकार की तरफ से 250 रुपए की राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। पहले सरकार ने 250 रुपए की राशि देने का ऐलान किया था। अब इस राशि को हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ाकर 300 रुपए करने की बात कही जा रही है और इस बदलाव का फायदा BPL और AAY राशन कार्ड वाले 32 लाख परिवारों को ही मिलेगा। इन लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने 300 रुपए भी दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बढ़ाने के लिए। जय हिंद जय भारत।